नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है, चैप्टर 7 का नाम हमारा त्रिभुज है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल्स के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। त्रिभुजों के बारे में हम जानने का प्रयास यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पाठ का नाम ही त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। आपके पास कम से कम कितनी प्रतिच्छेदाएं रेखा हो? 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। जैसे ये एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। लेकिन अब ये बताइए, क्या कोई ये बंद आकृति है? बिल्कुल ये एक बंद आकृति नहीं है। तो आपके पास 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी आकृति बना रही हो? एक बंद आकृति बना रही हो, क्लोज्ड फिगर बना रही हो। जैसे ऐसे, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई और ये तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो ये जो आपके बीच में ये जो पार्ट है, यही आपका क्या कहलाएगा? इतना पार्ट ये आपका त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों, क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। तो एक त्रिभुज कहलाती है ऐसी रेखा। ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो आपका त्रि का अर्थ है, जैसे त्रिभुज आप लिखते हो, त्रिभुज, तो त्रि का मतलब आपका 3 होता है, भुज का मतलब होता है भुजाएं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज की, जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया, तो एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। ये पहला कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया और तीसरा कोण हो गया। और क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ये एक शीर्ष, जहाँ पे दोनों एक दूसरे पे मिलती हैं। तो ये पहला शीर्ष, ये आपका दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। इतने बातों का नॉलेज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आती है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, ये हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है। सीधी सी बात है, इस चैप्टर में हमें केवल और केवल सर्वाधिक सर्वांग क्षमता पर विशेष करके नॉलेज लेना है कि क्या सर्वांग क्षमता क्या होता है आपका। तो सर्वांग क्षमता से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको देखिए, जिससे आपको आसानी से सर्वांग क्षमता समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है बच्चों, आपकी फ़ोटो की एक ही साइज़ की 2 प्रतियाँ क्या होती हैं? सर्वसम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। जैसे ये आपके सामने 2 फोटो दिया हुआ है, ये पहली फ़ोटो ये है, दूसरी फ़ोटो ये है। जब आप फ़ोटो की दुकान पे जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो दे दीजिए, हमें कॉलेज में लगाना है या कहीं जॉब में लगाना है या कहीं भी लगाना है। तो जो आपको वो 2 फोटो निकाल के देता है, वो दोनों फोटो कितने सेम होते हैं? सेम मतलब ऊपर नीचे अगर आप रख दोगे तो दोनों फोटो बराबर में एक दूसरे को क्या करेंगे? ढक लेंगे बेटा। ठीक है। तो वो क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। इसी प्रकार एक ही माप मतलब एक ही नाप मतलब बराबर हो आकार में कि 2 चूड़ियाँ, जैसे आप देखते होंगे आपकी बहनें या मम्मा या कोई भी चूड़ियाँ पहनती होंगी तो समान आकार की चूड़ियाँ लेती होंगी। ये नहीं कि एक हाथ में दूसरा, दूसरे हाथ में दूसरा। जैसे ये देख लीजिए, आपके सामने कंगन है, तो ये जो आपके पास 2 कंगन दिख रहे हैं, ये दोनों कंगन कैसे हैं? ये समान आकार के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये किसका एक उदाहरण है? आइडेंटिकल का उदाहरण है। और एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए 2 एटीएम कार्ड क्या होते हैं बेटा? सर्वसम होते हैं, वो भी आइडेंटिकल होते हैं। ये आपके पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है? एटीएम है। ये पहला एटीएम कार्ड है और ये दूसरा एटीएम कार्ड है। मान लीजिए ये किसी दूसरे व्यक्ति का है, ये किसी दूसरे व्यक्ति का है, लेकिन दोनों आकार में क्या होंगे? आपके सेम होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि यदि एक ही वर्ष में ढले 2 1 रुपये के सिक्कों में से एक दूसरे को अगर ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पोटिया ढक लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 सिक्का ले लिया है, ये आपके पास 2 सिक्के दिख रहे होंगे और ये दोनों सिक्के क्या हैं? सेम आकार के हैं। यदि हम इस सिक्के को उठा के इस पे रख दें तो पूरा का पूरा क्या होगा? ढक लेगा। या फिर इस सिक्के को उठा के इस पे रख लें तो ये दोनों ऊपर एक दूसरे को ऊपर नीचे पूरा ढक लें। और ऐसी 2 वस्तुएं बच्चों, यहीं से सर्वांगक्षम का निष्कर्ष निकल के आता है कि आपके पास ऐसी 2 वस्तुएं हो जाएं जिनको अगर हम ऊपर नीचे रख दें और पूरा का पूरा वो क्या कर लें? ढक लें, तो वही क्या कहलाता है बच्चों? आपका सर्वांगक्षम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आपका सर्वांगक्षम कहलाता है। तो आगे यही लिखा गया है कि निसंदेह
ये आकृतियाँ जो ऊपर हमारे पास आकृतियाँ हैं, जैसे सिक्कों की आकृतियाँ हो गई, ये एटीएम की आकृति होगी, ये बैंगल्स की आकृति होगी, और ये आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होगी, निसंदेह ये आपकी कैसी आकृतियाँ कहलाएंगी? सर्वांगक्षम आकृतियाँ कहलाती हैं बच्चों। कैसी आकृतियाँ? सर्वांगक्षम आकृतियाँ कहलाती हैं। सर्वांगक्षम क्यों कहलाएंगी? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को आराम से पूरा का पूरा क्या करेंगे? ढक लेंगे। सर्वांगक्षम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर दोस्तों, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात वह आकृतियाँ जिनके समान आकार हो तथा समान माप हो। समान आकार का मतलब जैसे पहला वस्तु आपका सिक्का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? सिक्का होना चाहिए। और माप का मतलब मान लीजिए इसका जो ये रेडियस है, ये जो डायमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी डायमीटर कितना हो चाहिए? 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने 2 वृत्त दिए हुए हैं, अब एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त खींचिए। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये आपका पहला वृत्त हो गया और ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। तो एक दूसरे पर रखिए। क्या आप देखते हैं ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे बच्चों? कि ये सर्वांगक्षम वृत्त हैं। जैसे कि यदि आप इस वृत्त को उठा के ऐसे आप रख दोगे तो पूरा का पूरा देखिए इस पर ढक ले रहा है कि नहीं ढक ले रहा है? ये देखिए ढक ले रहा है। अब चाहे उठा के अलग रख दीजिए, चाहे उठा के इस पर रख दीजिए, पूरा का पूरा इस पर क्या करेगा? इसको ढक लेगा बच्चों। ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? ये दोनों सर्वांगक्षम वृत्त हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों सर्वांगक्षम वृत्त हैं। ठीक है। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि 2 आकृतियाँ सर्वांगक्षम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, मतलब नापने में एक ही हो। जैसे ऊपर हमने देखा कि आपका 1 सेंटीमीटर का वृत्त है तो ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांगक्षम होते हैं, जैसा कि ऊपर आपने देखा ही है ऊपर वाले चित्र में। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग सर्वांगक्षम होते हैं, जैसे हम यहाँ पे वर्ग बना दे रहे हैं और ये आपका तो आयत लग रहा है, ये हमने एक वर्ग बना दिया जिसकी सभी भुजा क्या है? 2-2 सेंटीमीटर की है। एक वर्ग हम और बना दिए, इसकी भी सभी भुजा क्या है? 2-2 सेंटीमीटर। यदि हम बच्चों इसको उठा के इस पे रख दें तो ये इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा? ढक लेगा। तो समान भुजाओं के 2 वर्ग क्या होंगे? आपके सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में मेन आता है। नववर्ग के बारे में पढ़ना है, नववृत्त के बारे में पढ़ना है। मेन इसमें पढ़ना क्या है? चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो इससे त्रिभुज का क्या निष्कर्ष निकलेगा कि यदि त्रिभुज ABC, आपके पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है आपके पास PQR। ठीक है। तो संगतता A बराबर हो P के या P बराबर हो A के। ठीक है। B बराबर हो Q के या Q बराबर हो B के। C बराबर हो R के या R बराबर हो C के। अंतर्गत क्या हो? सर्वांगक्षम हो। बेटा ये क्या हो? सारे सर्वांगक्षम अगर हो, समान माप में हो, समान आकार में हो, तो सांकेतिक रूप से उन्हें हम कैसे लिखेंगे? यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि 2 त्रिभुज हमारे सर्वांगक्षम हो तो उन्हें हम कैसे बताएंगे कि वो त्रिभुज हमारे सर्वांगक्षम हैं? उन्हें हम कैसे बताएंगे कि वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगक्षम हैं? लिखेंगे कैसे? ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज AB से त्रिभुज PQR के क्या है? सर्वांगक्षम है। तो सर्वांगक्षम आप कैसे लिखोगे? ऐसे बराबर का पहले एक चिन्ह बना दोगे और बराबर के चिन्ह के ऊपर आप आइडेंटिकल का चिन्ह बना दोगे। ऐसे ये 3 सिंबल ऐसे ऊपर नीचे करके बनाओगे और इसी सिंबल को किसका सिंबल कहेंगे? हम सर्वांगक्षम का सिंबल कहेंगे। यदि 2 वृत्त, 2 त्रिभुज या 2 वर्ग, कोई भी 2 चीज़ें बराबर हों और उनको दिखाना है लिख के इस गणितीय भाषा में सर्वांगक्षम कैसे हैं, तो आप किस चिन्ह के द्वारा दिखाओगे? इस चिन्ह के द्वारा दिखा दोगे। ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता के लिए कसौटियाँ का मतलब नियम या जो है किस प्रकार से हमारे त्रिभुज जो है सर्वांगक्षम होंगे। त्रिभुजों को कोई कहे कि 2 त्रिभुज दे दे और उन दोनों त्रिभुज को सर्वांगक्षम दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ पे उसका हम रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए पहला गृहीत लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं बेटा? सर्वांगक्षम होते हैं। और इसे कौन सा सर्वांगक्षमता हम नाम देते हैं? SAS। इसका मतलब ये हुआ, यस का फुल फॉर्म आपका साइड, ए का फुल फॉर्म एंगल और फिर एस का फुल फॉर्म साइड। भुजा कोण, भुजा हिंदी में इसे आप क्या बोलोगे? भुजा कोण, भुजा सर्वांगक्षमता।
इसका कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा हम छोटा कर दें, यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर है, तो ये ए बी भुजा इस पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू हो जाए और ए सी बराबर पी आर हो जाए, और ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए। यानी जो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उससे अंतर्गत बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उसके अंतर्गत बनने वाले कोण के क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए ये 60 डिग्री हो और ये भी 60 डिग्री हो और ये तीन आपको मिल जाए, तो ऐसे हालत में ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहे जाएंगे, सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दोस्तों जो अभी हमने ऊपर इस जानकारी प्राप्त करी है उस जानकारी से इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, अपगृहित। अपगृहित का मतलब आपको ऐसा कथन दिया गया हो जो कथन हमेशा क्या होगा, सत्य होगा, कभी उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब आगे एक हम प्रमेय पढ़ेंगे इसी में कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, दो कोण और अंतर्गत भुजा, ठीक है। मान लीजिए दो कोण मतलब ये दोनों कोण, इसके अंतर्गत भुजा कौन सा आ रहा है, ये, यानी और इस त्रिभुज का ये ले लीजिए दोनों कोण, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हो जाए, एंगल सी बराबर एंगल आर के हो जाए और बी सी भुजा क्यू आर के हो जाए, बी सी बराबर क्यू आर हो जाए, तो हमारी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और चूंकि ये प्रमेय है तो हम प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अपगृहित हमेशा सत्य होता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रमेय को हम प्रूव कर सकते हैं। तो वही लिखा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जैसे हमने बोला था कि दो कोण मतलब ये दोनों कोण और बीच में भुजा, तो पहले क्या आ गया आपका, कोण आ गया, फिर कोण के बाद क्या आया, भुजा आया, फिर इस भुजा के बाद क्या आया, कोण आया। तो इसे कौन सा सर्वांगसम कहते हैं, कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल ए एस ए। इसे हम ए एस नहीं कह सकते हैं बच्चों, एंगल एंगल साइड नहीं कह सकते हैं, ठीक है, या यस ए नहीं कह सकते हैं। तो बाकी आगे देखा जाएगा कुछ निष्कर्ष निकलने से। अब यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम सभी, और इसी प्रूफ को आप लिखते क्या हैं, उपपत्ति, चाहे कहिए प्रूफ चाहे उपपत्ति कहिए, ठीक है। हमें दो त्रिभुज बच्चों इसमें दिए गए हैं, हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। वो कौन से दो त्रिभुज हैं, माना यहाँ पे दो त्रिभुज के बाद यहीं पे लिख दीजिए चाहे कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दिए हैं। अच्छा, जिनमें दोस्तों जिनमें एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर, एंगल सी हमारा एंगल एफ के बराबर और एक भुजा बराबर है बी सी बराबर ई एफ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसके लिए हमें तीन स्थिति यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो पहली स्थिति देखते हैं, पहली स्थिति क्या होती है हमारी। स्थिति फर्स्ट के लिए हम चित्र बनाते हैं यहाँ पे। दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ए बी
सी डी ई एफ। ठीक है, इस स्थिति फर्स्ट में हम मानते हैं कुछ, माना ए बी बराबर है डी ई के, माना ये जो ए बी भुजा है ये इस डी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ऊपर कुछ दिया भी गया है, क्या दिया गया है, बी बराबर ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये क्या है आपको दिया है उपपत्ति में। ठीक है, और भी कुछ दिया है, बी सी बराबर ई एफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी सी बराबर ई एफ ये भी क्या है दिया है। तो अब दोस्तों देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या हुआ कि आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, दो भुजा हमने बराबर दिखा दिया और एक कोण बराबर है, यानी साइड एंगल साइड। और यस ये यस आपने अपगृहित ऊपर पढ़ा है, ये देखिए यस ये यस अपगृहित पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज में दो भुजाएं और यदि एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो अतः आपके ये जो त्रिभुज दोनों हैं ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं किससे, यस ये एस नियम द्वारा जो हमने अपगृहित पढ़ा है। तो स्थिति फर्स्ट से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। यहाँ पे स्थिति दूसरा देखते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी हमारी। स्थिति दो में ले लेते हैं, आपके पास दो त्रिभुज है, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए अब ए बी और डी एफ बराबर नहीं है बल्कि ए बी बड़ा है, तो ए बी बड़ा है तो यहाँ पे हम कोई बिंदु P मान लेते हैं बच्चों, कोई बिंदु P मान लेते हैं और इस पी बी के बराबर डी ई है, हम ये मान के इस स्थिति में चलेंगे। माना कि ए बी हमारा बड़ा है डी ई से, ये जो ए बी है ये इस पूरे डी ई से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने कोई बिंदु P ले लिया कि इस पी बी के ये डी ई क्या है हमारा बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम ए बी पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं कि पी बी बराबर डी ई हो। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। अब त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में जो नए त्रिभुज हमारे पास, तो पी बी बराबर डी ई ही है हमारा, ये हमने जो रचना किया है यहाँ पे बनाया है उससे। और आपको दिया क्या है उपपत्ति में कि एंगल बी बराबर एंगल ई तो था ही, ये दिया था तो दिया है। और क्या दिया था, बी सी बराबर ई एफ, ये भी दिया है। अतः इससे देखिए दो भुजाएं बराबर होगी, एक एंगल बराबर हो गया, अतः ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज पी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, किससे, साइड एंगल साइड नियम द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब चूंकि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, सर्वांगसम है, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। इसलिए एंगल जो पी सी बी होगा वो एंगल डी एफ ई के बराबर होगा। बच्चों ये जो एंगल पी सी बी होगा, ये जो ये एंगल होगा, ये इस एंगल डी एफ ई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, परंतु उपपत्ति से हमें मिला है कि एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल डी एफ ई के। और अच्छा अब ये बताइए डी ई एफ अतः और नहीं अतः। अब देखिए डी ई एफ किसके बराबर है, डी ई एफ आपका
PCB के, यानी कि जो एंगल ACB किसके बराबर है, एंगल PCB के, यानी कि ये जो एंगल है छोटा वाला ये इस बड़े वाले एंगल के बराबर है। और ये कब संभव है बच्चों, ये तभी संभव है जब एंगल P कुछ और नहीं बल्कि वो कौन सा पॉइंट हो, A हो, यानी P कुछ और नहीं बल्कि क्या है, वो A ही बिंदु है। ये P कहीं और नहीं बल्कि कहाँ पे है, ये A ही शीर्ष पे है। ठीक है, ये तभी संभव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है तभी संभव है जब P बिंदु A के साथ संपाती हो। साथ संपाती होगा मतलब P और कुछ नहीं बल्कि क्या है, A ही है। ठीक है, यानी कि BA जो आपका बराबर हो जाएगा किसके, ED के। और जब BA बराबर ED के हो जाएगा, ये जो आपका BA है ये इस ED के बराबर हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें तो हमने बराबर दिखाई दिया है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज आपके इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांशम। अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज DEF के, किससे, SAS नियम द्वारा। अब स्थिति तीसरा यहाँ से हम लोग देखते हैं कि तीसरी स्थिति क्या बन सकती है। अब जैसे स्थिति सेकंड में हमने क्या लिया था कि ये AB जो है बड़ा है इस DE से। अब इसमें क्या ले लेंगे कि ये जो DE है इस AB से बड़ा है, और इसी प्रकार प्रूव कर देंगे दूसरे प्रकार से कि ये सर्वांशम होगा। तो स्थिति थर्ड में हम लेंगे कि माना AB से बड़ा है क्या, DE, तब DE पर एक बिंदु यम इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं कि ME बराबर AB हो। तो अब स्थिति सेकंड के अनुसार जैसा उसमें हमने प्रूव किया था, यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं कि AB कुछ और नहीं बल्कि DE ही होगा, और इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज DEF के। ये ऊपर हमने सेकंड वाली स्थिति में प्रूव किया है ना ऐसा, इसीलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें हो गई। इससे एक निष्कर्ष हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, एक टिप्पणी आ जाएगा कि अतः यदि त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। और इसे हम किस नियम से जानेंगे, एंगल साइड सर्वांगक्षमता के नियम से ये चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक और प्रमेय आता है, प्रमेय 2। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर। समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु ये होता है कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में केवल बराबर हो, तीनों भुजाएं नहीं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु बोलेंगे। समद्विबाहु का मतलब समान हो, कितनी भुजाएं, दो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो मान लीजिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 नहीं होना चाहिए, चाहे 4 हो जाए चाहे 5 हो जाए। तो ये आपका क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, इसका उपपत्ति करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ABC। ठीक है, लिखिए हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC है। ये जो AB AC आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें एंगल B बराबर एंगल C
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्यों, क्या लिखा है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये। तो इन दोनों कोणों को भी क्या दिखाना है, हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। एंगल ए का समद्विभाजक खींचा। रचना एक कर रहा हूँ, इस एंगल से ए से एक क्या कर रहा हूँ, समद्विभाजक खींच रहा हूँ, जो बीसी भुजा पे कहाँ पे मिलता है, डी पे मिलता है। ठीक है, माना ये है बीसी से डी पर मिलता है, तो अब आपके पास दो त्रिभुज आ गया, कौन कौन सा, एक आपके पास बी ए डी आ गया और एक ए डी सी आ गया। इन्हीं दो त्रिभुज में हम वर्क करने जा रहे हैं। अब त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए डी में अगर यदि हम दोस्तों इसे क्या दिखा दें, सर्वांक्षम दिखा दें दोनों को, तो सर्वांक्षम दिखाने के बाद ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों त्रिभुज में बताइए, आपके पास एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, ये आपका पहला त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज। अब ये बताइए, इस पहले त्रिभुज में ये भुजा ए बी है और दूसरे त्रिभुज में भुजा ए सी है, और ए बी बराबर ए सी के तो है ही है, तो ए बी बराबर ए सी हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी। इसका रीज़न क्या लिख सकते हो आप, दिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो हमने डॉटेड लाइन खींची है ये क्या है, समद्विभाजक रेखा है। समद्विभाजक रेखा का मतलब जो कोण ए है उस कोण ए को बराबर दो भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये हम रचना से लिख देंगे। तो एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के। इसे आप लिख सकते हो रचना से, ए डी बराबर ए डी, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। कैसे है ये भी दिखाता हूँ, उभयनिष्ठ है। ये जो आपका ए डी है, ये जो ए डी है आपका, ये दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, एक त्रिभुज एक और त्रिभुज दो के लिए। ठीक है, तो अब बताइए, दो भुजाएं बराबर होगी और एक कोण बराबर हो गया, यानी यस ए यस नियम द्वारा। ठीक है, अतः जो त्रिभुज बी ए डी है वो सर्वांक्षम हो गया त्रिभुज सी ए डी के यस ए एस नियम द्वारा। ठीक है, इसलिए जो एंगल ए बी डी है वो बराबर हो जाएगा ए सी डी के, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका। अब अगला आता है प्रमेय 3। प्रमेय 3 में लिखा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मिक भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कोई त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, इसके दो कोण मान लीजिए बराबर हैं, तो इसके सम्मुख भुजाएं देखिए, इस कोण का सम्मुख भुजा ये वाला कोण है, इस कोण का सम्मुख भुजा ये वाला भुजा है। तो आप यदि ध्यान से देखे होंगे तो ये जो आपका प्रमेय है ये ऊपर वाले प्रमेय का जस्ट क्या है, विलोम है। इसमें भी ए से आप यहाँ पे एक समद्विभाजक खींचिएगा, दो त्रिभुज आपको मिलेंगे और इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से इन दोनों त्रिभुज को सर्वांक्षम सिद्ध कर सकते हैं, और जैसे सर्वांक्षम सिद्ध करेंगे वैसे ये दोनों भुजाएं आपस में तुरंत क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसे प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज आपके पास है, समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये बातें आप सभी याद रखिएगा। अब आते हैं प्रमेय नंबर 4 पे। देखिए ये आपका प्रमेय 4 है। प्रमेय 4 कहता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, सर्वांक्षम होते हैं। इसे यस यस एक सर्वांक्षमता के नियम से जानते हैं। यस 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 मतलब साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। जैसे आपके पास दो त्रिभुज हैं, यहाँ ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये भी 5 है, ये 4 है, ये 3 है, सब सेंटीमीटर में है। तो इसको हम उठा के
यदि हम इस त्रिभुज को उठा के पूरा का पूरा इस पे रखें तो ये पूरा का पूरा इसको क्या करेगा, ढक लेगा, और जो ढक लेगा वही आपका क्या है, सर्वांगसम है। तो देखिए ये भुजा इस भुजा को ढक लेगा, ये भुजा इस भुजा को ढक लेगा, ये भुजा इस भुजा को ढक लेगा, ये भुजा इस भुजा को ढक लेगा। तो तीनों साइड एस 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 एक सबको ढक लिए, और जो ढक लिए वही सर्वांगक्षमता के नियम को फॉलो कर देगा और त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाते हैं। तो अतः दोनों त्रिभुज हम के क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम हो जाएंगे। इसे भी आप लोग स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का तरीका क्या होगा, सिद्ध करने का तरीका एक छोटा सा आप क्रियाकलाप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, मतलब समकोण त्रिभुज, ये भी आपका 90, यहाँ ये 90 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर है और आधार हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। इसे आप यस ए एस सर्वांगक्षमता से सर्वांगक्षम दिखा दीजिए, है ना। दो भुजाएं और एक कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरी भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, यानी कि यस ए एस सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। प्रमेय नंबर 5 देखते हैं। प्रमेय नंबर 5 आपका क्या कहता है। अब जैसा कि अभी जस्ट हमने ऊपर एक चित्र आपको बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ऐसा चित्र हमने बना के दिखाया था। प्रत्येक का कर्ण 5 सेंटीमीटर था, आधार 4 सेंटीमीटर था और ये 90 अंश का कोण था। तो वही कह रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुज का कर्ण बराबर है और त्रिभुज का एक, दोनों त्रिभुज का एक भुजा बराबर हो, और ये कोण तो 99 ही है, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। इसे कौन सा सर्वांगक्षम बोलते हैं, RHS। एच का मतलब आपका लंब हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस। यस का मतलब आपका साइड हो गया, और आर का मतलब राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का हो और एक लंब, और एक आपका क्या हो गया, उसका मतलब एक भुजा हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये रूल हो जाएगा। यह प्रमेय आपका कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले विषम बाहु एक त्रिभुज खींच लीजिए। ये आपके पास कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु। ठीक है, मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं है। ठीक है, ABC। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही होगी, जहाँ पे AC सबसे क्या है, बड़ी भुजा है आपकी। तो ये यही कह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं असमान हो, तो लंबी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। यही ये प्रमेय है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद आपका 7वां प्रमेय कह रहा है, इसका जस्ट अपोजिट, कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, बड़ी होती है। सेम एज वैसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। ये आपके पास एक त्रिभुज है और ABC, तो त्रिभुज की ये सबसे बड़ी कोण है। ठीक है, तो ये आपकी जो सामने वाली भुजा होगी ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जस्ट उसका प्रमेय 6 का प्रमेय 7 अपोजिट। प्रमेय 8 आपका कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं ABC, तो ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि हम AB और इस AC को जोड़ दें तो ये तीसरी भुजा, ये जो BC है, इससे क्या होता है, बड़ा होता है। इसका कहना ये है। यदि इसको आपको प्रूव करना हो तो इस AB वाले भुजा को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए D तक, और इस प्रकार बढ़ाइए कि ये जो AD है ये आपका बराबर हो AC के। ठीक है, ये जो AD हो ये बराबर हो जाए किसके, AC के। इस प्रकार बढ़ा लीजिए और D और C को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये दोनों तो हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ये देखिए ये कितना है, 90 है, यानी जो एंगल इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो एंगल BCD बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा बच्चों, इससे बड़ा होगा। ठीक है, किस एंगल से, एंगल BDC से, BDC से। तो इसी प्रकार ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर है। तो ये दोनों अगर भुजाओं को जोड़ेंगे तो इस तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त हो रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के साथ में।
तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।